तो आज आपने खबर सुनी ही होगी कि सैमसंग कंपनी का मोबाइल फोन इस्तेमाल करते वक्त आपको ध्यान रखना है, क्योंकि केंद्र सरकार की एजेंसी सर्ट-इन यानी कि कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने सैमसंग कंपनी के मोबाइल्स के बारे में चेतावनी जारी की है। सर्ट-इन के मुताबिक सैमसंग के कई मोबाइल फोन्स की सिक्योरिटी खतरे में है और हैकर्स बड़ी आसानी से उनको कभी भी हैक कर सकते हैं। सर्ट-इन के नोटिस में एंड्रॉयड 11, 12, 13, 14 पर काम करने वाले मोबाइल्स की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज्ड बताई गई है, खतरे में बताई गई है। सर्ट-इन के मुताबिक मोबाइल्स के सिक्योरिटी फीचर्स कमज़ोर हैं और उनमें आसानी से सेंध लगाई जा सकती है और हैकर्स मोबाइल हैक करके यूज़र्स की बैंक डिटेल्स और तमाम पासवर्ड्स तक चुरा सकते हैं, यानी कि संवेदनशील जानकारी चुराई जा सकती है। साथ ही यूज़र्स की कॉन्टैक्ट लिस्ट हासिल की जा सकती है, उसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। सर्ट-इन ने सैमसंग मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करने वाले लोगों को ये सलाह दी है कि तुरंत अपना फ़ोन अपडेट कर लें। तो आप ये कह सकते हैं कि सेलेक्टेड यूज़र्स या सेलेक्टेड जो एंड्रॉयड वर्जन्स हैं उनके लिए ये वार्निंग जारी की गई थी। लेकिन सवाल ये है, इतनी बड़ी कंपनी, इतना बड़ा सुरक्षा का ताना बाना का विश्वास, और उसके बावजूद सरकारी एजेंसी को ये गंभीर चेतावनी देनी पड़ती है, तो इसका मतलब क्या है? इसका एक आम आदमी के लिए मतलब क्या है? चलिए, आज आपने अपडेट कर दिया, अगली बार क्या? तो ये जो कहा जाता है कि साइबर सिक्योरिटी इज़ अ मिथ, क्या यही बात सही है? कोई सुरक्षित नहीं है, कभी भी सेंधमारी हो सकती है। हमारे फ़ोन जो हमारे हाथ में है, सब कुछ हमारा इन्हीं फ़ोन्स में है, और अगर इतनी इनकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है तो करे क्या? मुद्दे पर बातचीत करने के लिए दो मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जानी मानी साइबर एक्सपर्ट और डीप साइट्स की हेड दीपिका सिंह हमारे साथ हैं, और साथ ही साथ अमित दुबे हैं, जाने माने साइबर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट हैं। अमित, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दीपिका, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाह रहे हैं। क्या एग्जैक्टली हुआ कि सर्ट-इन को ये चेतावनी देनी पड़ी? जी। तो जैसे कि हमने देखा, सर्ट जो हमारी एक नेशनल हेड है ऑन रिपोर्टिंग साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स। जितने भी हमारे कंट्री में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, आईटी रिलेटेड इंसिडेंट्स होते हैं, उनकी सबकी जानकारी पब्लिक को देना वो सर्ट का उत्तरदायित्व है। ये मेटी के डिपार्टमेंट के अंडर आता है। हमने देखा है कि फ्रीक्वेंटली अभी काफी सारे इंसिडेंट्स आते जा रहे हैं, मैक प्रोडक्ट्स, एप्पल प्रोडक्ट्स, माइक्रोसॉफ्ट, और हाल ही में जैसे सैमसंग का हमने देखा। अभी इसमें एक जो सिक्योरिटी इंसिडेंट है, या तो वो कॉर्पोरेट्स को इम्पैक्ट करता है या मासेस एट लार्ज या इंडिविजुअल्स को इम्पैक्ट करता है। इस केस में हमने देखा था कि एंड्रॉयड 11 से 14 जो सैमसंग के डिवाइसेस थे, यहाँ पे एक वायरस आने का, ट्रोजन आने का या एक अनसिक्योर होने की संभावना थी। यह इसलिए हुआ क्योंकि हैकर्स को कुछ जो सैमसंग के सोर्स कोड्स थे, ये इस साल नहीं हुआ, ये लास्ट ईयर की घटना है। सोर्स कोड लास्ट ईयर हैक हो चुका था। उसके बाद इस साल हमने यह देखा था कि सैमसंग के जो सर्टिफिकेट्स थे, हम यह देखते हैं जब एक मोबाइल फोन खरीदा जाता है तो एक सर्टिफिकेट साइनिंग आती है ऑफ प्री इंस्टॉल्ड एप्स। वो एप्स के सर्टिफिकेट्स भी हैकर्स ने अपने पास रख लिए थे, जिसमें कुछ एप्स जो कि इंस्टॉलर या जो ओनर है उनके द्वारा नहीं है, उन पर भी उनके वेरीफाइड सर्टिफिकेट्स जा रहे थे। और तीसरा, हाल ही में सैमसंग के यूके डिपार्टमेंट में एक ब्रीच हुआ था, एज इन द डेटा ब्रीच, जहां की यूके कस्टमर्स का भी जो डेटा है वो बाहर गया था। सो ऐसे हम देखें कि यह एक घटना साइलोज में नहीं है, पर ये इतनी सारी जो घटनाएं हमने देखी है उसका एक कैस्केडिंग इफेक्ट है। अब आते हैं हम कि इस घटना का आफ्टर इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। हमने देखा है कि मोबाइल के जो सोर्स कोड्स होते हैं, एप्लीकेशंस होते हैं, इसमें जितने भी बग्स, जितने भी लूप होल्स है, ये एक इवॉल्विंग थ्रेट है। परपेट्रेटर्स ऐसा ही करते हैं, ये सारे सोर्स कोड में जितने लूप होल्स है उनकी अच्छे से जांच करते हैं और उसके हिसाब से एक वायरस या एक मैलवेयर डेवलप किया जाता है। उस मैलवेयर को आपके फोन में इस लूप होल को एक्सप्लॉइट करके कैसे डाला जाए, वो उनका नेक्स्ट स्टेप होता है। और लास्ट स्टेप होता है या तो आपका डेटा या आपके फोन में से बैंकिंग एंड अदर सेंसिटिव डिटेल्स लेके आपसे पैसे कैसे ऐंठे जाए,
ये होता है इनके आफ्टर इफेक्ट्स में। पांचवा अगर हम देखें तो जितने भी हमारे प्राइवेट एंड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होते हैं, जैसे फोटोग्राफ्स, मीडिया फाइल्स या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, उसको भी अगर डार्क वेब पे लीक किया जाए और फिर आपसे एक फिरौती की रकम मानी जाए, तो यह इसके आफ्टर इफेक्ट्स में जरूर माना जाएगा। एंड जैसे एक रेपरकशन के लिए एंटीडोट दिया गया है टू अपडेट योर सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट, जैसे आपने इंट्रोडक्शन में बोला, इज साइबर सिक्योरिटी अ मिथ? I would say it is more, cyber is more of an evolving threat, और इससे हमें भी अपने सिक्योरिटी पैचेस और अपडेट्स रोजाना इवॉल्व करने चाहिए। अगर हम अपडेट को लेटर या बाद में देखूंगा ऐसे इसमें देख लेंगे, तो उस समय पे लूपहोल्स का एक्सप्लॉइट करके कई हमारे डिवाइस पे अटैक ना हो जाए। और ये पहली बार नहीं है जब सैमसंग को लेकर ये चिंताएं जाहिर हुई हैं। इससे पहले भी सैमसंग ने कंफर्म किया था कि हैकर्स ने कॉम्प्रोमाइज कस्टमर डेटा जो कि जुलाई 2019 से था, वो भी अब वो यही कहानी आगे बढ़ रही है या वो अलग कहानी है, इस पर भी हम आएंगे थोड़ा। लेकिन पहली मर्तबा नहीं है जब इस तरह से हमें कॉम्प्रोमाइज डेटा देखने को मिल रहा है। अमित जी, सर्ट ने तो अपना काम किया, तुरंत लोगों को बता दिया कि अपडेट कर लें, लेकिन कितने लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन गई होगी, ये एक बड़ा सवाल है। आप एक ऐसा मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं जो कॉम्प्रोमाइज्ड है और इतनी बड़ी कंपनी का मोबाइल है, और कंपनी खुद ऐसा लगता है कई मर्तबा कुछ कर नहीं पाती है, एक ईमेल दे देती है कि साहब हाँ कॉम्प्रोमाइज़ हुआ था, हम कुछ नहीं कर पाए। ये बेचारगी का जो भाव है, ये जस्टिफाई होता है क्या? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जो एक पैच अपडेट की रिपोर्ट्स भी आती है कि कितने परसेंटेज लोग पैच अपडेट करते हैं, स्पेशली जो पुराने फ़ोन्स होते हैं उसमें 20 से 22% लोग, मतलब कि 80-70-80% वो भी रह ही जाते हैं जो वल्नरेबल रहेंगे, जिनके फ़ोन हैक हो सकते हैं, और इसी वजह से हैक होते भी हैं क्योंकि क्रिमिनल्स उसका फ़ायदा उठाते हैं। सर्ट ने ये रिलीज़ की गाइडलाइन सैमसंग को रिलीज़ करनी चाहिए थी। जैसा कि अभी दीपिका ने कहा कि ये पहला इंसिडेंट नहीं है। पिछले महीने भी जो डेटा ब्रीच हुआ वो हुआ ही है, उससे पहले सोर्स कोड भी अ, मुझे लगता है थोड़ा सा संपर्क में दिक्कत आ रही है। मैं दीपिका के पास चलता हूँ। दीपिका, इससे पहले सैमसंग ये कह रहा था कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जो है, वल्नरेबिलिटी जो है, वो वहाँ पर फॉल्ट है। ये क्या होता है, ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन वल्नरेबिलिटी? और इसमें ये जो अलग अलग इस तरह के लॉजिक्स लेकर आती हैं इस तरह की कंपनीज, ये क्या कहानी है? जी, तो हमारे ऐप स्टोर्स जितने भी हम डाउनलोड करते हैं, accredited ऐप स्टोर्स, वहां से हम जब एक ऐप डाउनलोड करते हैं, वो फोन अलाउ करता है क्योंकि वो वेरीफाइड होता है, साइंड होता है बाय दैट पर्टिकुलर सर्टिफिकेट। अभी अगर हम देखें, इंडिया में प्रोमिनेंट जो ऐप स्टोर्स है, वो है माइक्रोसॉफ्ट ऐप स्टोर, एप्पल ऐप स्टोर, गूगल ऐप स्टोर, जो कि सबसे ज्यादा मार्केट शेयर डोमिनेट करता है, और सैमसंग यूजर्स के लिए सैमसंग ऐप स्टोर्स। इस पे जो सर्टिफिकेट्स आते हैं, वो ऑटोमेटिकली हमारे फोन में वो एप्स इंस्टॉल कर देते हैं वंस द यूजर विशेस टू। अगर यूजर ऐसे कोई ऐप डाउनलोड करना चाहे, जैसे कि हमने देखा है गेमिंग एप्स को कभी कभी हमें वो सेटिंग ऑफ करके डाउनलोड करना पड़ता है, क्योंकि वो कुछ गेमिंग एप्स इंडिया में बैंड है, हमें उसको उस पर्टिकुलर ऐप की वेबसाइट से डाउनलोड करना पड़ता है, तभी यूजर्स इस सेटिंग को ऑफ करते हैं। इस सेटिंग का नाम है अलाउ इंस्टॉलेशन फ्रॉम अननोन सोर्सेस। अननोन सोर्सेस का मतलब है कि उस ऐप का जो डेवलपर है वो सर्टिफाइड नहीं है, तो हम इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते कि ये ऐप आपके फोन के लिए सेफ है या नहीं। जब एक सर्टिफिकेट दिया जाता है सैमसंग ऐप स्टोर से या गूगल प्ले स्टोर से, वो उसकी एक जिम्मेदारी लेते हैं कि हाँ, हमने इस ऐप को वेरीफाई किया है। पर हाल ही में हमने ये भी देखा है कि परपेट्रेटर्स या कुछ जो मेलिशियस कोडर्स है, वो गूगल प्ले स्टोर एंड सैमसंग ऐप स्टोर को भी थोड़ा फूलिश बनाने में सक्सेसफुल रहे हैं, क्योंकि ये एप्स करोड़ों के हिसाब से एप्स होस्ट करते हैं। इट इज वेरी वेरी difficult to identify and verify all these apps all at the same time. इसलिए हमने देखा है कि कुछ महीनों बाद कभी कभी ये ऐप स्टोर्स अपने एक डिटेल लिस्ट निकालते हैं, यह लिस्ट में वो बताते हैं कि ये एप्स में ये मैल फाइल्स थे या ये मेलिशियस कोड्स थे, जिसकी वजह से ये ब्रीचेस हुए हैं। ये एक रिएक्टिव अप्रोच है और बहुत ही डेंजरस है, एंड इनफैक्ट ऐप स्टोर्स को इसलिए रिस्पॉन्सिबल भी लेना चाहिए। जहां तक ये थर्ड पार्टी एप्स आता है, नॉट नेसेसरीली कि जस्ट बिकॉज वो एक थर्ड पार्टी ने डेवलप किया है कि वो अनसेफ हो।
जो ऐप स्टोर से आ रही है ऐप्स, उसकी पूर्ण जिम्मेदारी है ऐप स्टोर्स के ओनर्स, जो कि इन केस में सैमसंग ऐप स्टोर्स के ओनर्स है, क्योंकि इनकी ये उत्तरदायित्व रहता है टू टेस्ट द एप्स बिफोर दे पुट इट ऑन देयर प्ले स्टोर। ये उनका मार्केट प्लेस है जिसको हम ट्रस्ट करके ले रहे हैं। तो सैमसंग यहाँ पे एक इंटरमीडियरी का रोल निभा रहा है, जहाँ पे हम सैमसंग को ट्रस्ट कर रहे हैं और उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे ट्रस्ट की अच्छे से सुरक्षा करें। एब्सोल्युटली, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सैमसंग भी ना ये कह के कि साहब इसमें हमारा नहीं है, हम ये थर्ड पार्टी का काम है, हम इस पे देखेंगे और यूज़र्स के लिए गाइडलाइन जारी कर दी, ये इससे काम नहीं बनेगा। इससे पहले जैसे मैं बता रहा था कि यूके में भी एक ई कॉमर्स साइट थी जहाँ पर ये सिक्योरिटी ब्रीच का इशू आया था और सैमसंग ने फिर उसको माना भी था, लेकिन ये बताया नहीं कि करना क्या है आगे। उसके बाद वो गोलमोल जवाब देते रहते हैं। अमित जी, इस बीच एक सवाल ये आता है कि चलिए कुछ वर्जन्स बताए जा रहे हैं, लेकिन क्या गारंटी है कि जितने भी सैमसंग यूजर्स हैं वो कंसर्न ना हो, उनके लिए चिंता की बात नहीं है? नहीं, बिल्कुल कंसर्न होना ही पड़ेगा क्योंकि किसी एक वर्जन की अवेलेबिलिटी नहीं है। आपने देखा 11, 12, 13, 14 सारे तो कोई ऐसा कंपोनेंट है जो कॉमन है सब में और इतना पुराना है, इनहेरेंटली वो चला आ रहा है, जो सोर्स कोड हर जगह एप्लीकेबल है। तो डेफिनिटली हर एक यूजर के लिए खतरा है और ये जैसा कि मैंने कहा कि रिमोट कंट्रोल भी हो ले सकता है कोई फोन का, या उनका जो नॉक्स करके जो क्लाउड सिक्योरिटी सॉल्यूशन है वो बाईपास हो जाता है। तो ये सारी चीजें इंगित कर रही है, इशारा कर रही है कि काफी क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी है जो एक्सपोज हुई है और यदि ये पैच अपडेट नहीं होगा तो एक तरह से कोई भी क्रिमिनल आपका फोन हैक कर सकता है। तो ये मेरे ख्याल से सबके चिंता का कारण है और एक सैमसंग के फोन की क्वालिटी और क्रेडिबिलिटी पे भी सवाल खड़ा करें। देखिए, आप जब भी कोई ऐसा क्रिटिकल वल्नरेबिलिटीज आती हैं, तो एक हमेशा एक सवाल आता है कि आप आईफ़ोन लेंगे या सैमसंग लेंगे? ये सवाल बड़ा पूछा जाता है मेरे से। तो हमेशा मैं जवाब देता हूँ कि फ़ोन कोई सिक्योर नहीं होता है। उस क्योंकि हर एक फ़ोन में वल्नरेबिलिटीज़ आती रहती हैं। लेकिन ये ज लगातार जो एक 0 डेज़ वल्नरेबिलिटी का जो रेला शुरू हुआ, मेरे ख्याल से उससे उनकी क्रेडिबिलिटी पर एक सवाल खड़ा होगा और ये एक बिज़नेस लॉस की तरफ भी इशारा करेगा। और इससे पहले आपने जैसे बताया था कि जो ब्रीचेज़ हुए थे, उस ब्रीचेज़ के भी इम्प्लीकेशन सामने आने लगे थे। फ़ोन जो डिसाइड करते हैं लोग, उनके लिए क्राइटेरिया बहुत बड़ा बनने वाला है कि कोई भी कंपनी का जो फ़ोन की सिक्योरिटी है, मेरे ख्याल से भी जो हमारी अवेयरनेस अब फैल रही है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया उन लोगों के लिए कि भाई फ़ोन सिक्योर है, नहीं है। और पिछले 1 साल में यदि आप देखोगे तो जो फ़ोन सिक्योरिटी को लेकर सॉफ्टवेयर्स हैं, वो काफ़ी तेज़ी से डिमांड उनकी बढ़ी है और बिकना शुरू हुआ। तो ये अपने आप में बता रहा है कि लोगों में अवेयरनेस है और यदि सिक्योरिटी को लेकर कोई लीनियंसी होती है प्रोडक्ट को, तो उसका इम्पैक्ट उनके बिज़नेस पर ज़रूर दीपिका, करना क्या है अब? एक आम आदमी क्या करे जिसके पास सैमसंग का फोन है? जी, जी। तो अभी हमने ये रिसेंटली देखा था, सैमसंग के कुछ फ़ोन्स 1 लाख से भी ऊपर के प्राइस में बिक रहे थे। वो आईफ़ोन प्रीमियम की कैटेगरी में भी आ रहे थे। पर वो भी फ़ोन्स रिसेंटली कनाडा में एक इवेंट हुआ था, जहाँ 1 हफ्ते में जो अल्ट्रा फ़ोन्स उनके होते हैं, उन लोग हैक हुए थे। 1 नहीं 4 बार। तो अगर हम यहाँ देखें कि जस्ट बिकॉज़ एक फ़ोन महँगा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो फ़ोन हैक नहीं हो सकता। यूज़र्स का उत्तरदायित्व है कि जस्ट बिकॉज़ अगर उन्होंने एक फ़ोन प्रोवाइडर से लिया है, जिसकी रेपुटेशन मार्केट में ज़रूर अच्छी है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो हैकर्स के रेडार में नहीं होगा। इनफैक्ट जितना वो ब्रांड पॉपुलर है, उतना उनका रेडार पे होना संभव है। इसमें यूज़र्स का मेन उत्तरदायित्व होता है कि जितनी भी न्यूज़ एंड अवेयरनेस उनके डिवाइस को रिलेटेड, उनके फ़ोन्स में जितने ऐप्स हैं उनको रिलेटेड है, उस पे एटलीस्ट थोड़ा-सा वो रिसर्च करें। अगर उनके ऐप्स में अभी एक ऐसी टेंडेंसी है कि हमारे फ़ोन्स में जितने भी ऐप्स हैं, उन सबकी शायद हमें लिस्ट भी ना पता हो। रेगुलरली अगर हम चेक करते जाएँ कि क्या ये ऐप मैंने इंस्टॉल किया था या किसी थर्ड पार्टी ऐप ने या किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट ने रिमोटली अनइंस्टॉल कर दिया था, उसकी एक ज़रूर जाँच की जाए। और तीसरा जो सबसे अहम मुद्दा है, वो है परमिशंस। परमिशंस हमारे माइक्रोफ़ोन की, परमिशंस हमारे कैमरा की, परमिशंस हमारे वीडियो, ऑडियो, इमेजेस एंड फाइल्स की। क्योंकि हमने देखा है कि जभी भी ये ऐप्स आते हैं आपके फ़ोन में, पहला चीज़ इवन बिफोर प्रोवाइडिंग द सर्विस होता है, गिव अस दिस परमिशन। अगर वो परमिशन उन्हें नहीं दी जाती, वो बोलते हैं ये ऐप वो फंक्शन नहीं कर पाएगा बिकॉज़ आपने ये परमिशन नहीं दी है। तो कौन-सी ऐप को कब परमिशन देनी है, वो हम व्हाइल यूजिंग द ऐप वाला जो ऑप्शन है, उसी पे करें।
वरना हम कभी कभी ऐसे भी परमिशन दे देते हैं कि फॉर एवर दी जाती है कि कभी भी वो ऐप, लेट्स से कैमरा परमिशन ले ले तो कभी भी वो कैमरा को एक्टिवेट करके एक फोटो ले सकता है। ऐसे कुछ जो जांच है वो जरूर हमें करनी चाहिए। और जब सिक्योरिटी फर्मवेयर आती है, कोई भी सिक्योरिटी रिलेटेड फ्लॉ जब आउटलाइन होता है, कंपनी पहले ही उनकी अपडेट्स लागू कर देती है। यह कंपनी बोलती है कि हमने अपनी जिम्मेदारी खत्म की, अभी यूजर्स का उत्तरदायित्व है कि वो इसे इंस्टॉल करें। और जैसे अभी दुबे जी ने भी बताया है कि हम इस सिक्योरिटी फर्मवेयर अपडेट को टाल देते हैं, उस एक्टिविटी को थोड़ा हम प्रोएक्टिवली देखें तो हमारे लिए ही बेहतर होगा। एब्सोल्युटली। अब देखिए इसमें जो फ्लॉज निकले हैं वो फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर में निकले हैं, ऑथराइजेशन इश्यूज में आए हैं, बहुत सारे ऐसे आए। इसीलिए देखिए इसको बार बार, जैसा अमित और दीपिका दोनों बता रहे हैं कि ये एक क्रिटिकल फ्लॉ निकाला है, हाई रिस्क वार्निंग जारी की है। और इसमें इसकी जद में आप देखिए S23 सीरीज जो है गैलेक्सी का, ये गैलेक्सी S23 सीरीज जो है सैमसंग का, ये फ्लैगशिप सीरीज है उनकी, और उसमें भी ये प्रॉब्लम्स हैं। तो आप समझ लीजिए, जैसा दीपिका बता रही है कि महंगा फ़ोन ले लिया, बहुत चर्चित फ़ोन ले लिया, काफ़ी अच्छे रिव्यू वाले फ़ोन हमने ले लिए और वो सुरक्षित होंगे पूरी तरह से, तो ये थोड़ा सा ये आपको एपिसोड बताता है कि आपको सतर्क रहना है, वो रहना है। बट अमित जी, अब मेरा आखिरी सवाल यही होगा, हम कर क्या सकते हैं? क्या अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकते हैं? हम सैमसंग को हम बुला सकते हैं कि भाई आपके रहते हुए ऐसे कैसे हो गया, या सिर्फ वार्निंग देकर काम हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल सर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज तय होंगी क्योंकि जो भी हमारा डीपीटीपी बिल है उस पे भी ओईएम्स को काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं कि भाई आपकी सिक्योरिटी प्रोविजंस उस तरह के होना चाहिए। खासतौर से मोबाइल फ़ोन है या आईओटी डिवाइसेस हैं जो भी। तो मेरे ख्याल से यदि कोई एंड यूज़र को सीधे-सीधे खतरा होता है, अब फ़ोन हैक होने के बाद तो पैसे भी निकल सकते हैं अकाउंट से, फ़ोन हैक होने के बाद उनकी कंपनी के शेयर्स भी इधर-उधर हो सकते हैं। तो ये जो इम्पैक्ट होते हैं, फ़ोन अब सिर्फ फ़ोन नहीं है। फ़ोन आपकी लाइफ़ का वो अ, अभिन्न हिस्सा हो गया है जिसको बहुत सारी चीज़ें पता होती हैं। तो इसलिए उसकी सिक्योरिटी उतनी ही ज़रूरी है जितनी आपके घर की या देश की सिक्योरिटी होती है। मेरे ख्याल से इसलिए इसका जो लायबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा होगा ओईएम्स के ऊपर, और उसको उस हिसाब से पेनलाइज़ किया जा सकता है, और ऐसा हुआ भी है। सैमसंग को बहुत पेनल्टीज़ लगी हैं इससे पहले, और एप्पल को भी लगी है। लेकिन मेरे ख्याल से इस तरह की जो वल्नरेबिलिटीज़ यदि आती हैं और टाइमली फिक्स नहीं होती हैं, क्योंकि इम्पैक्ट जैसा आपने कहा कि लोग तो अपडेट करेंगे नहीं, या तो ये 5 फोर्स कुछ प्रोविजंस रखा करें, या कई बार ऐसा भी होता है कि जब नया फ़ोन रिलीज़ कर रहे होते हैं और उनको रिलीज़ करने की डेट का प्रेशर है, तो कई सारे बग रह जाते हैं। ये बड़ा नेचुरल, और वो फ़ोन मार्केट में आ जाता है, और उसके बाद पैचेज़ आते हैं कि अब ये फिक्स हो गया, क्योंकि मार्केट जो टाइम था वो नहीं लूज़ करना चाहते। क्रिसमस आ रहा है या कुछ भी, और नया फ़ोन रिलीज़ करना है। तो ये भी एक प्रेशर होता है, और ये डिले जो जो बग फिक्स नहीं हो पाता उस टाइम पर, वो भी बाद में खतरनाक बन के आता है। तो आपने बिज़नेस अपॉर्च्युनिटीज़ मिस ना हो उसके लिए एक रिस्क खड़ा कर दिया एंड यूज़र को कि वो हैक हो जाए। तो मेरे ख्याल से इस तरह की चीज़ें पहले बड़े इग्नोरेंटली लोग कर देते थे कि कोई हो नहीं होगा। लेकिन अब लॉ बनने के बाद इस पर भी एक नज़र रखी जाएगी कि यदि ऐसा कुछ है कि ये पहले से इंट्रोड्यूस था और ये वल्नरेबिलिटी पहले ही पता थी, तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा पेनल्टी लग जाएगी ओईएम पे, और उनको उसके consequences भुगतने पड़ेंगे। देखिए बिल्कुल सही बात है। देखिए जहाँ तक बात बिजनेस की है, कोई मना नहीं कर रहा, आप कीजिए, बढ़िया से कीजिए। भारत एक शानदार बाजार है, आइए इसमें अपना बिजनेस कीजिए, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपकी, उनसे मत भागिए। वो तो आपको जवाबदेही देनी ही पड़ेगी, और अगर आपने नहीं दी तो फिर उसके लिए हमारी एजेंसीज करेंगी उनको जो भी करना है। बट और ये तो आपके लिए अच्छा है ना, अगर अगर आप पर सवाल उठ रहे हैं, जितनी जल्दी उन सवालों को आप जवाब दे दें, आप आगे बढ़िए, आप साफ सुथरा होकर आगे निकलिए, क्या प्रॉब्लम है? लेकिन प्रॉब्लम यही है कि अगर ये वल्नरेबिलिटीज़ बार बार आ रही हैं, बार बार सिक्योरिटी सिस्टम्स आपके कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं, तो फिर आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप भाग नहीं सकते। सिंपल सी बात ये है। बहरहाल एक आम लोगों के लिए इसमें क्या था, मुझे लगता है कि हमारे दोनों मेहमानों ने बहुत अच्छे ढंग से समझाया। थैंक यू सो मच दीपिका जी, वक्त निकाला आपने हमारे लिए। अमित दुबे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। ये थी हमारी आज की कवर स्टोरी।